जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आप लोगों को सेकेंड वीक का जो टारगेट दिया गया था उसके हिसाब से अगर आप चल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना आपका अपना जो पर्सनल टारगेट है उसे भी फॉलो करते रहिए। लेकिन टाइम टेबल बनाकर और एक टारगेट वाइज ही पढ़ाई अब करिए, उसी का टाइम है। 2 महीने के आसपास का टाइम रह गया है, तो अभी भी अच्छा टाइम है, आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। जो अच्छे क्वेश्चंस हैं वो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। जो कई सारे एवरेज क्वेश्चंस या इजी मॉडरेट क्वेश्चंस होते हैं वो आप प्रैक्टिस करते ही रहते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें याद रहती हैं। लेकिन जो अच्छे क्वेश्चंस हैं वो कभी कभी मिस हो जाते हैं, या फिर मान लीजिए आप उनकी अच्छी प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, तो वैसे क्वेश्चंस आप लोगों को दिए जाएं, इसकी कोशिश लगातार बनी रहेगी इस चैनल पर। तो मॉडर्न हिस्ट्री के हम 15 क्वेश्चंस को देखते हैं। 3-4 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, वहाँ से इसे लिया गया है। और बाकी जो करंट अफेयर्स के अलावा ज्योग्राफी में हमें मैप देखना है अफ्रीका और यूरोप का, उस पर भी आप लोगों को 1-2 दिन में वीडियो ज़रूर मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप लोग देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है, नवजीवन न्यूज़पेपर जिसके फाउंडर, जिसके संस्थापक जवाहरलाल नेहरू जी और महात्मा गांधी जी थे, इसे किन भाषाओं में पब्लिश किया गया था, यानी किन भाषाओं में प्रकाशित किया गया था? हिंदी और उर्दू में, हिंदी और गुजराती में, संस्कृत और उर्दू में, हिंदी और संस्कृत में। तो देखिए, महात्मा गांधी जी भी थे इसके फाउंडर, और ये जो न्यूज़पेपर था इसे अहमदाबाद में इसे फाउंड किया गया था, इसकी स्थापना की गई थी, वहाँ से इसे शुरू किया गया था। तो एक तो गुजराती भाषा इसमें शामिल किया गया और दूसरा हिंदी, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, हिंदी और गुजराती भाषा में नवजीवन न्यूज़पेपर को शुरू किया गया था। तो वही यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में भी लिखा हुआ है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि 1920 में महात्मा गांधी जी ने खुद एक आर्टिकल लिखा था इस न्यूज़पेपर में, स्पेनिश फ्लू पेंडेमिक जो था, महामारी था, स्पेनिश फ्लू महामारी, उसके बारे में इन्होंने खुद लिखा था कि किस तरीके से हमें बचाव करना है, इसे कैसे मैनेज करना है। अगला सवाल है, इनमें से कौन मेंबर नहीं थे चंपारण अग्रेरियन इंक्वायरी कमेटी के? देखिए, चंपारण की जो समस्या थी, राजकुमार शुक्ला जी ने महात्मा गांधी जी का जो ध्यान आकर्षित किया था चंपारण की समस्या पे, नील की खेती को लेके जो वहाँ के किसान जकड़ गए थे बड़े बड़े प्लांटर्स के हाथों, तो वहाँ पर एक जांच की कमेटी बनाई गई थी वहाँ के किसानों के लिए, चंपारण अग्रेरियन जांच समिति नाम था उसका। तो उसमें कौन नहीं शामिल थे, ये क्वेश्चन आर ओ आर ओ में पूछा जा चुका है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, FG इसले, DG रीड, अनुग्रह नारायण सिन्हा और महात्मा गांधी। तो इसका ऑप्शन, सही ऑप्शन हो जाएगा सी, अनुग्रह नारायण सिन्हा, यानी कि वो जो कमेटी बनी हुई थी उसमें अनुग्रह नारायण सिन्हा जी शामिल नहीं थे। अब इसमें 2 बात इंपॉर्टेंट है जो हमें जाननी है। उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर थे एडवर्ड गेट, तो एडवर्ड गेट ने अपॉइंट किया था इस कमेटी को, ये भी प्रश्न आ सकता है। और जो FG इसले थे उनको इस कमेटी का प्रेसिडेंट या फिर अध्यक्ष के तौर पे नियुक्त किया गया था। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस वर फाउंडेड ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? यानी कि जब असहयोग आंदोलन हुआ था तो कौन कौन से इसमें संस्थाएं, या फिर ये आप यूनिवर्सिटी बोल सकते हैं, आज ये कॉलेजेस हैं, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ हैं, उस समय इसकी स्थापना की गई थी असहयोग आंदोलन के समय में। 4 ऑप्शन है आपके पास, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, जामिया मिलिया और काशी हिंदू विश्वविद्यालय। हिंदी में भी इस प्रश्न को देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना असहयोग आंदोलन के दौरान की गई थी? काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, जामिया मिलिया और काशी हिंदू विश्वविद्यालय। ये भी PYQ है, पूछा जा चुका है किसी एग्ज़ाम में। तो देखिए, काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो है उसे 1916 में मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा स्थापित किया गया था। तो 1916 में तो होम रूल आंदोलन चल रहा था, तिलक जी का और एनी बेसेंट जी का, तो उसका असहयोग आंदोलन से कोई लेना देना है नहीं। तो 4 ऑप्शन आप कट कर देंगे तो ऊपर के सभी वाला ऑप्शन, डी ऑप्शन कट हो जाएगा। और बाकी ये काशी विद्यापीठ जो कि वाराणसी में है, गुजरात विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया, ये तीनों जो है असहयोग आंदोलन के समय इसकी स्थापना की गई थी। तो काशी विद्यापीठ जो है अपने उत्तर प्रदेश में है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। 1920 में असहयोग आंदोलन जब स्टार्ट हुआ था तब जो है इसकी स्थापना की गई थी। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा 1916 में किया गया था, ये भी बनारस में ही है। अगला क्वेश्चन है, किसने, ये जो शब्द हैं सुभाष चंद्र बोस जी के कि इट इज़ द एक्सेप्टेंस ऑफ फेलियर, ये किस आंदोलन के वापस लेने पर उन्होंने ये बात बोली थी?
यानी सुभाष चंद्र जी के जो ये शब्द हैं यह विफलता की स्वीकृति है। यह बात उन्होंने किस आंदोलन की वापसी करते समय, मतलब किस आंदोलन को वापस लिया गया था, तब ये बात उन्होंने कहा था। असहयोग आंदोलन जब वापस लिया गया था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के समय उन्होंने ये बात कही गई थी। सिविल डिसोबीडियंस, सविनय अवज्ञा आंदोलन को जब वापस लिया गया था तब उन्होंने ये बात कही। जो पर्सनल या इंडिविजुअल सत्याग्रह हुआ था और टेम्पल एंट्री, जब मंदिरों के प्रवेश में जब आंदोलन छिड़ा गया था और वो वापस लिया गया था, जब वो रुका था, तब उन्होंने ये बात कही थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नॉन कॉपरेशन। जब असहयोग आंदोलन को चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद वापस ले लिया गया था, तब सुभाष चंद्र बोस जी ने ये बात कही थी कि इट इज़ द एक्सेप्टेंस ऑफ फेलियर, यानी यह विफलता की स्वीकृति है। और चौरी चौरा इंसिडेंट कब हुआ था? 4 फरवरी 1922, ये उसकी डेट है। अगला सवाल है, हु अमंग द फॉलोइंग हैड मूव द नॉन कॉपरेशन रिजोल्यूशन इन द नागपुर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1920? 1920 में नागपुर में अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। तो इनमें से कौन उस समय मौजूद थे जिन्होंने असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव था वो पेश किया था? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, सी आर दास, एनी बेसेंट, बिपिन चंद्र पाल जी और मदन मोहन मालवीय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चितरंजन दास। चितरंजन दास जी ने उस समय 1920 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नागपुर सत्र हुआ था उसमें असहयोग प्रस्ताव पेश किया था। शुरुआत में ये भी नरम दल को ही बिलोंग करते थे, नरम दल से जुड़े हुए थे, आज से मतलब 1920 से 30-35 साल पहले। लेकिन बाद में जब उन्होंने देखा कि इसका कोई ज़्यादा फल मिल नहीं रहा है, तब उन्हें ये लगा कि अब हमें भी बहिष्कार, बॉयकॉट और असहयोग, नॉन कॉपरेशन जैसी चीज़ों में शामिल होना पड़ेगा। तब उन्होंने बड़े जोश के साथ, सी आर दास जी ने 1920 में इस अधिवेशन में, नागपुर सत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अगला सवाल है, हु अमंग द फॉलोइंग हैड टेकन बर्निंग ऑफ फॉरेन क्लोथ्स एज एन इनसेसेंट वेस्ट ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? यानी निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाने को असंवेदनशील बर्बादी के रूप में लिया था? कि अगर आप ये जो भी आप कपड़े वगैरह जला रहे हैं, विदेशी कपड़े जला रहे हैं बहिष्कार के अलावा, तो ये विदेशी कपड़ों को जलाने का जो काम है ये बर्बादी हो रही है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इस तरह की जो बात असहयोग आंदोलन के समय में की गई थी वो किनके द्वारा की गई थी, यही क्वेश्चन है। रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, मोहम्मद अली थे, लॉर्ड रीडिंग थे या मोतीलाल नेहरू जी ने बात कही थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, रविंद्रनाथ टैगोर इनके राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अगला सवाल है, जो टाइटल, जो उपाधि दी गई थी महात्मा गांधी जी को, वो कौन सी उपाधि थी जिसे असहयोग आंदोलन के समय महात्मा गांधी जी ने वापस कर दिया था या सरेंडर कर दिया था, उसका त्याग कर दिया था उस टाइटल का? हिंद केसरी, केसरे हिंद, राय बहादुर या आरटी ऑनरेबल यानी आरटी माननीय? तो इसका राइट आंसर क्या है? केसरे हिंद। केसरी हिंद की उपाधि महात्मा गांधी जी को ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई थी, जो उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान उसका त्याग कर दिया था। इसमें आपको ये भी ध्यान देने की बात है कि केसरी हिंद टाइटल उनको दिया कब गया था, कब उपाधि मिली थी उन्हें केसरी हिंद की? तो ये जो उपाधि थी ये 1915 में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा उनको दक्षिण अफ्रीका में, महात्मा गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में अक्टूबर 1899 के अंत में गठित इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प में उनके किए गए योगदान के लिए दिया गया था। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। अगला सवाल है, हु टेबल्ड ए वोट ऑफ सेंश्योर अगेंस्ट महात्मा गांधी फॉर कॉलिंग ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एट द मीटिंग ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, जो 24 फरवरी 1922 को दिल्ली में बुलाई गई थी? मतलब ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की एक बैठक बुलाई गई थी 24 फरवरी 1922 में, और उसमें किन्होंने, जो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, किसने महात्मा गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित करने की बात की थी? लाया था उन्होंने निंदा प्रस्ताव को, क्योंकि असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी जी ने वापस ले लिया था। इसी उपलक्ष्य में उन्होंने इस मीटिंग में, कांग्रेस की इस मीटिंग में जो 24 फरवरी 1922 में दिल्ली में हुआ था, उसमें निंदा प्रस्ताव वो महात्मा गांधी के खिलाफ लाए थे। 4 नाम है आपके सामने, केटी शाह, बिपिन चंद्र पाल, सुभाष चंद्र बोस और डॉक्टर मुनी। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? डॉक्टर मुनी। उन्होंने ही
ये निंदा का प्रस्ताव महात्मा गांधी जी के खिलाफ लाए थे। अगला सवाल है, महात्मा गांधी जी को चौरी चौरा जो कांड हुआ था उसके बारे में टेलीग्राम से किसने सूचना पहुंचाई थी? तो निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी जी को टेलीग्राम द्वारा चौरी चौरा कांड की जानकारी दी थी? फिराक गोरखपुरी ने, बाबा राघवदास जी ने, विश्वनाथ मुखेरी ने या दशरथ प्रसाद द्विवेदी ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, दशरथ प्रसाद द्विवेदी जी ने महात्मा गांधी जी को चौरी चौरा इंसिडेंट के बारे में बताया था। अगला सवाल है, इन विच ईयर इंडिया हाउस इन लंदन वॉज एस्टेब्लिश्ड बाई श्यामजी कृष्ण वर्मा? श्यामजी कृष्ण वर्मा लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किस वर्ष उन्होंने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। और इसमें आपको ध्यान देना है एक बात का कि जो इंडिया हाउस है इसे ही हम इंडियन होम रूल सोसाइटी के नाम से भी जानते हैं। और इस सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य था कि ब्रिटिश सरकार को डराकर, इंटिमिडेट करके स्वशासन या फिर सेल्फ रूल, सेल्फ गवर्नेंस या होम रूल को स्थापित हमें करना है। प्यार से वो नहीं मानने वाले, तो अब डराने धमकाने के ही रास्ते से हमें उन्हें ये बात दिलाना होगा, आभास दिलाना होगा कि हमें भी सेल्फ रूल चाहिए, स्वशासन चाहिए। अगला सवाल है, ये जो जर्नल था गदर पार्टी एक बहुत ही क्रांतिकारी पार्टी, एक संगठन की स्थापना हुई थी सैन फ्रांसिस्को में और बड़े बड़े लोग उससे जुड़े हुए थे। लाला हरदयाल जी और बहुत बड़े बड़े थे, सोहन सिंह बाकना। तो आपको ये बताना है कि ये जो गदर पार्टी का जो एक जर्नल आता था, उनकी एक पत्रिका आती थी गदर नाम से ही आती थी, वो कब आती थी? महीने में एक बार वो मासिक पत्रिका थी, या फिर 15 दिनों में एक बार पाक्षिक पत्रिका थी, सप्ताह में एक बार आती थी, या रोज आती थी, दैनिक पत्रिका थी, डेली जर्नल थी? ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? साप्ताहिक पत्रिका। देखिए, पहली बार 1913 में उर्दू में इसे पब्लिश किया गया था, तो ये भी अपने आप में एक सवाल पूछा जा चुका है। साप्ताहिक पत्रिका तो ये थी, लेकिन उर्दू में पहली बार इसे पब्लिश किया गया था, प्रकाशित किया गया था। और इसके बाद इसे 4 और भाषाओं में प्रकाशित किया गया था, इंग्लिश, पंजाबी, मराठी और पश्तो। और उसके बाद ये इन्हीं 4 भाषाओं में आगे पब्लिश होता रहा, प्रकाशित होता रहा। तो एक जगह क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि आपकी कितनी भाषाओं में इस पत्रिका को, गदर पत्रिका को प्रकाशित किया जाता था? तो इसका आंसर तब आप 4 कर दीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश, पंजाबी, मराठी और पश्तो इन्हीं में वो बाद में प्रकाशित होने लगा। पहली बार उर्दू में था, उसके बाद फिर नहीं होता था। अगला सवाल है, हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट एसोसिएटेड विद स्वराज पार्टी? देखिए, स्वराज पार्टी जब स्थापित की गई चित्तरंजन दास जी के द्वारा, तो यही सवाल है कि इसमें कौन ऐसे व्यक्ति हैं दिए गए ऑप्शन में जो इससे नहीं जुड़े हुए थे, स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे, वो नहीं जुड़े हुए थे स्वराज पार्टी से। वो चाहते थे कि जैसा हम असहयोग में बहिष्कार किए हुए हैं चुनावों का, हम उस चुनाव के बहिष्कार को आगे भी करते रहें। लेकिन उसमें कुछ एक धड़ा ऐसा था कांग्रेस का, जो असहयोग आंदोलन के ख़त्म होने के बाद ये बोलने लगा कि अब ज़रूरत है हमें कि अब हम चुनाव का जो बहिष्कार कर रहे हैं उसे ख़त्म करें। उन्हें स्वराज दल का माना गया मेंबर, जैसे स्वराजिस्ट कहा जाता है उन्हें। और वो उन लोगों का तर्क ये था कि अब हमें भी काउंसिल में जाना चाहिए, उसे बदलाव करने के लिए, वहाँ अपनी बात रखने के लिए, वरना उसका बहिष्कार करके वैसे भी हमें कुछ नहीं मिल रहा है, वो कानून अपनी मर्जी से पास कर ले रहे हैं अंग्रेज लोग। तो इसमें सही ऑप्शन है सी, राजा गोपालाचारी। सी राजा गोपालाचारी अभी भी स्वराज दल से नहीं जुड़े थे और वो चुनाव में हिस्सा लेने के खिलाफ थे। और जो लोग स्वराज पार्टी के मेंबर थे उसमें मोतीलाल नेहरू जी थे, जो कि सचिव थे। चित्तरंजन दास जी तो खुद CR दास जो हैं खुद उसके संस्थापक थे। श्रीनिवास अयंगर भी साथ में जुड़े हुए थे और NC केलकर भी थे। तो इन लोगों का भी नाम याद रखिएगा। इसके अलावा जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं वो भी स्वराज पार्टी से नहीं जुड़े हुए थे, वो भी इन्हीं के ग्रुप में थे। स्वराज जो वल्लभ भाई पटेल थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, सी राजा गोपालाचारी थे, ये लोग अभी भी बदलाव के मूड में नहीं थे। स्वराज दल में इन्होंने ज्वाइन नहीं किया था, ये स्वराज दल के साथ नहीं जुड़े थे। तो हुआ क्या था कि 1922 में गया का सत्र हुआ था, कांग्रेस का गया का सेशन हुआ था। उसमें चित्तरंजन दास जो थे वो खुद उसकी अध्यक्षता कर रहे थे और उसमें उन्होंने एक प्रपोज़ल लाया था कि अब हमें असहयोग आंदोलन के ख़त्म होने के बाद
ज़रूरत है कि अब हम चुनाव लड़ें, जो भी विधायिका का चुनाव हो, लेजिस्लेचर का चुनाव हो, उसमें हमें भाग लेना चाहिए। अधिकतर कांग्रेस के जो लोग थे उस समय उस पक्ष में नहीं थे, वो उसका बहिष्कार करना ही चाहते थे और इसी की वजह से इनका जो प्रपोज़ल था वो डिफीट हो गया, वो हार गया। इसके बाद चित्तरंजन दास जी ने स्वयं सोचा कि अब हम पार्टी बना के हर मतलब थोड़ा सा अलग तरीके से कांग्रेस में ही रहेंगे, लेकिन हमारी पार्टी एक अलग बनेगी, जिसका नाम उन्होंने स्वराज पार्टी रखा। कहीं कहीं आपको खिलाफत स्वराज पार्टी के नाम से भी जानने को मिल जाता है। और उसमें उनका वही रोल था, उनका और मोतीलाल नेहरू जी का, जो उनका कांग्रेस के टाइम था। तो कांग्रेस की अध्यक्षता वो कर रहे थे 1922 में, गया सेशन में, गया सत्र में। तो जब उन्होंने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी बनाया, स्वराज, हाँ, खिलाफत स्वराज पार्टी, तो स्वराज पार्टी में भी वो अपने आप को अध्यक्ष बनाया उन्होंने। और मोतीलाल नेहरू जी उस समय सचिव थे, तो इसमें भी उनको सचिव का पद दिया गया। उसके बाद उनके साथ अयंगर भी थे और भी कई सारे लोग जुड़े हुए थे। विट्ठल भाई पटेल जी भी साथ में जुड़े हुए थे, क्योंकि विट्ठल भाई पटेल पहले केंद्रीय लेजिस्लेटिव काउंसिल के अध्यक्ष चुने गए थे। अध्यक्ष या फिर आप मान लीजिए उनको उस समय स्पीकर का रोल उनको मिला था। तो यही सब जानकारी है जो आपको पता होनी चाहिए। अगला सवाल है, सुभाष चंद्र बोस के पॉलिटिकल गुरु कौन थे? सुभाष चंद्र बोस जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, चित्तरंजन दास, बिपिन चंद्र पाल या फिर बाल गंगाधर तिलक? तो चित्तरंजन दास जो थे, जिनको हम देश बंधु के नाम से भी जानते हैं, वही राजनीतिक गुरु थे सुभाष चंद्र बोस जी के। और गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं वो राजनीतिक गुरु हुआ करते थे महात्मा गांधी जी के। और गांधी जी के आगे जो महात्मा टाइटल है वो किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने उन्हें इस टाइटल से सम्मानित किया था। तो फिर ये चित्तरंजन दास जी को देशबंधु के नाम से भी हम जानते हैं। और देशबंधु की तरह एक मिलता जुलता नाम है दीन बंधु। तो दीन बंधु किसे कहा गया था? चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूस को। ये भी सवाल पूछा गया है कई बार, तो याद रखिएगा कि चार्ल्स एंड्रयूस को दीन बंधु के नाम से हम लोग जानते हैं। और ये नाम इन्हें महात्मा गांधी जी ने दिया था। उनके भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक योगदान के लिए महात्मा गांधी जी ने चार्ल्स एंड्रयूस को ये नाम दिया था, दीन बंधु का। अगला सवाल है, हु अमंग द फॉलोइंग मेंबर्स ऑफ साइमन कमीशन बिलोंग टू लिबरल पार्टी? तो इनमें से कौन साइमन कमीशन के सदस्य थे जो कि लिबरल पार्टी से जुड़े हुए थे, न कि कंजर्वेटिव पार्टी से? सर जॉन साइमन, मेजर एटली, स्टेफन वॉल्स या फिर विस्काउंट बर्नहम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन जो थे वो 7 मेंबर की जो कमेटी थी साइमन कमीशन की, उसकी चेयरमैन भी थे, अध्यक्ष भी थे, और इसीलिए हम इस कमीशन को साइमन कमीशन के नाम से जानते हैं। इसका एक बैकग्राउंड बस 2 लाइन में ये समझ जाइए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की जब बनाया गया था, भारत सरकार अधिनियम 1919, तो उसमें यह बात कही गई थी कि जब 10 साल पूरे हो जाएंगे इस अधिनियम को, तो एक हम कमेटी बनाएंगे, कानून लाके एक हम कमेटी बनाएंगे, कमीशन बनाएंगे कानून लाके, जिसका काम ये होगा देखने का कि क्या भारत को संविधान में हम और अधिकार दे सकते हैं, हम और प्रगति क्या ला सकते हैं, जो भी हम संवैधानिक सुधार कर रहे हैं भारत को लेके, उसमें हम क्या कर सकते हैं। इस चीज़ को रिव्यू करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए, विश्लेषण करने के लिए 10 सालों के बाद एक कमीशन का गठन होगा। तो कमीशन का गठन किया जाना था 1929 में। अब चूंकि सरकार जो थी ब्रिटेन में वो थी कंजर्वेटिव की सरकार, तो कंजर्वेटिव वालों की जो सरकार थी उनको ये लग रहा था कि आने वाले 1.5 साल के चुनाव में लेबर पार्टी उनको हरा देगी। तो उस समय जो उनके प्राइम मिनिस्टर थे वो थे स्टैनले बाल्डविन। तो स्टैनले बाल्डविन को ये लगा कि अगर हम इंतज़ार करते हैं 1929 तक का, तो हो सकता है कि लेबर पार्टी के पास में जब ये गवर्नमेंट ब्रिटेन की चली जाए, सत्ता चली जाए हमारे हाथ से, तो हो सकता है कि हमारी जो सबसे ज़्यादा वैल्यूबल कॉलोनी है, जो सबसे अधिक कीमती कॉलोनी है, जिसे हमने बहुत लड़ाई झगड़े और बहुत कुछ गंवा के कमाया है, भारत जैसे बड़ी कॉलोनी को, वो हमारे हाथ से जा सकता है। उसमें कहीं ना कहीं ये लोग गलत डिसीजन ले सकते हैं। तो इसीलिए 2 साल पहले ही 1927 दिसंबर के आसपास में, 1927 ईयर याद रखिएगा, इस साइमन कमीशन का गठन किया गया सर जॉन साइमन के अध्यक्षता में। 3 फरवरी 1928, अगले साल 3 फरवरी 1928 ये डेट याद रखिएगा। ये साइमन कमीशन भारत आता है बॉम्बे में। कब आता है? 3 फरवरी 1928। और हर तरफ इसका विरोध होता है।
इसका विरोध होने का सबसे बड़ा कारण ये था कि 7 मेंबर हैं इस कमीशन में और इसमें से एक भी भारतीय अंग्रेज़ों ने नहीं रखा। अंग्रेज़ों को ये लगा ही नहीं कि भारतीयों को भी इसमें एक सदस्य बनाना चाहिए। तो इसीलिए इसे ऑल वाइट कमीशन बोलते हैं, क्योंकि इसमें सारे के सारे गोरे लोग थे, सारे के सारे अंग्रेज़ थे, तो ऑल वाइट कमीशन इसका नाम दिया गया। और इसी के विरोध में भारतीय जो उस समय लीडर्स थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, वो इसके विरोध में आ गए और भारत में इसका बहुत तगड़ा विरोध किया गया। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो सर जॉन साइमन जो थे वो लिबरल पार्टी से जुड़े हुए थे और बाकी जो इसका गठन किया गया था वो कंजर्वेटिव सरकार के द्वारा किया गया था, जिसमें स्टैनले बाल्डविन जो हमने ऊपर देखा वो इस समय प्रधानमंत्री थे। और आखिरी सवाल ये है कि किसके सजेशन पे, किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? लॉर्ड रेडिंग, लॉर्ड केम्सफोर्ड, सर जॉन साइमन या फिर लॉर्ड इरविन? तो इसका राइट आंसर क्या है? लॉर्ड इरविन, जो कि उस समय 1926 से लेकर 1931 तक में भारत के गवर्नर जनरल थे। तो जब साइमन कमीशन का गठन हुआ और साइमन कमीशन भारत आया, तब भी गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन थे और लॉर्ड बर्कनहेड जो थे वो उस समय इसके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, भारत के सचिव थे। अब हुआ क्या था कि अक्टूबर 1925 में लॉर्ड बर्कनहेड, जो उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, भारत के सचिव थे लॉर्ड बर्कनहेड, उन्होंने लॉर्ड इरविन को भारत के वाइसरॉय बनने की पेशकश की किंग जॉर्ज V के सुझाव पर। तो अपनी इस नई भूमिका में 1 अप्रैल 1926 से लॉर्ड इरविन जो थे वो अगले 5 सालों के लिए भारत के गवर्नर जनरल बनते हैं। और फिर इन्होंने सुझाव दिया कि अगर आप इस तरह की कमीशन का गठन कर रहे हैं तो इसमें भारतीयों को शामिल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस तरीके से ये 15 सवाल हैं जो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो करंट अफेयर्स के वीडियो के साथ और अफ्रीका के पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप, उसके मैप एक्सप्लेनेशन के साथ कुछ अगले 2-3 वीडियोस हैं जो आप लोगों को मिलेंगे। और अपनी से अच्छी सी तैयारी करते रहिए, अभी टाइम है आपके पास। जो इम्पोर्टेंट लगे उसको नोट करते रहिए। कोई भी बुक पढ़ रहे हैं अब उसी को बार बार रिवाइज़ करिए। नई चीज़ों पे ज़्यादा हाथ पांव मारने की कोई ज़रूरत है नहीं। बाकी जो भी आप लोगों के लिए सजेशन रहेगा, कुछ भी चीज़ें रहेंगी तो वो आप लोगों को वीडियो के माध्यम से मिलता रहेगा। अगर आप लोगों को भी किसी टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए, किसी भी तरह की कोई समस्या कहीं आ रही है रिवीजन करने में, तो एक बार कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा। जो भी किया जा सकेगा आप लोगों के लिए वो किया जाएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।